बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Speaker Saab, thank you very much first of all for giving the opposition the opportunity कि वो आवाम के जो खदशात हैं, आवाम के जो इश्यूज हैं रिलेटेड दिस बजट, हम उनको इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हम नरेट कर सकें और हाईलाइट कर सकें कि किस कसमपुरसी के अंदर पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम जो है वो किस कसमपुरसी के अंदर और किस परेशानी के अंदर वो अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। स्पीकर साहब, इस असेंबली के फ्लोर पर जो हम मेंबरान मौजूद हैं, हम में से किसी को कोई शक शुबहात नहीं है, हम में से किसी को इस चीज का आयोटा ऑफ अ डाउट भी नहीं है कि अल्लाह ताला की जात की मेहरबानी के बाद, अपने वालिदैन की दुआओं के बाद हम सिर्फ और सिर्फ यहां जो पहुंचे हैं वो इमरान अहमद खान नियाजी की वजह से पहुंचे हैं। So this being said, this house is the highest legislative forum for 12.5 crore people of Punjab. With honor, with respect comes the responsibility. हमारे ऊपर हमारी हल्के की आवाम ने हम पे एतमाद किया, इमरान खान साहब के नजरिए को वोट दिया और जिन हालात में दिया उनका मैं आगे जिक्र करूंगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेंबर्स टूवर्ड्स द पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि हम आवाम के मसाइल को उजागर करें और उसके ऊपर किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुआशियत का पहिया जाम कर दिया है इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने। हर तरफ मायूसी के गहरे बादल छाए हुए हैं। किसानों को आप लोगों ने मार दिया है, मजदूर बेरोजगार है, इंडस्ट्री बंद हो रही है इस नाकिस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। करप्शन का राज है हर तरफ। लॉ एंड ऑर्डर को हमने मजाक बना दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो इस सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वर्सनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान ख्वाबो खरगोश की नींद में सो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का मकसद एक है, अपनी तिजोरियां भरो। सिंस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट न बाय द पीपल है और न फॉर द पीपल, क्योंकि उनको लाकर जबरदस्ती बिठाया गया फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर, तो इसीलिए इनको अवाम के मसाइल से, अवाम की परेशानी से, अवाम के इश्यूज से कोई सरोकार नहीं। आप यकीन कीजिएगा, टाइम विल टेल कि दिस फॉर्म 47 गवर्नमेंट वुड प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एवर which came in the history of Pakistan. I have always been a very strong advocate of the fact that you cannot separate politics from the economic situation of any country. मैंने जो अपनी नरेशन देनी है on behalf of 12.5 करोड़ अवाम as the leader of the opposition, I would divide it into 2 segments. First one would be कि क्या political instability
जो हमने इस सूबे को, इस मुल्क को दी हुई है, और उसको मैं विल ट्राई टू कोरिलेट with the worsening economic situation of this country. आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है कि ईरान इजराइल की जंग से जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, ईरान इजराइल की जंग जो है वो कोई नॉर्वेजियन कंट्रीज या कुछ साउथ अमेरिका में तो नहीं हो रही, पर पूरी दुनिया उस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर आ गई और हर तरफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन आपने देखना शुरू किया। अब देखना यह है कि हम इस इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए किस तरीके से हम, जो कि हैंड्स इन ग्लव है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, हम किस तरीके से सजेशंस देकर और इस इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आप सबने देखा कि फरवरी 8 को किस तरीके से अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उससे निशान छीन लिया गया, उसकी लीडरशिप को पाबंदे सलासल कर दिया गया, लेकिन फिर भी इमरान अहमद खान नियाजी के नॉमिनेटेड कैंडिडेटों को, चाहे जिसका निशान जूता था, चिमटा था, एक बंदे का निशान सुरंग था हमारे मुल्तान के अंदर, कैसे उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उन निशानों पर मोहर लगाकर अपने एतमाद का इजहार दिया, अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन फिर 8 और 9 की रात को एक घिनौना खेल खेला गया और अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया और फॉर्म 47 की इनकॉम्पिटेंट करप्ट गवर्नमेंट जो है उसको लाकर जबरदस्ती अवाम के कॉन्फिडेंस के खिलाफ बिठा दिया गया। नहीं, आप एलओपी को डिस्टर्ब ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, आप तशरीफ रखें, आप मोहतरमा तशरीफ रखें, आप लोग जरा तशरीफ रखें। नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने इंटरप्ट नहीं करना है एलओपी को, तशरीफ रखें आप जरा। जी, मैंने अपनी वो रिस्पेक्टेबल जो हमारी एमपीए हैं उनके नोटिस में देना चाहूंगा, मेरी स्पीच का आगाज इससे हो रहा है कि विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, without taking into views of the political circumstances, you can never ever and you will never ever be able to do any justice, do any good to the economy of this country. They have to understand that. सर 8 और 9 को जो घिनौना खेल खेला गया वो खेल गया, फिर भी इनका दिल नहीं भरा, तो इन्होंने झूठे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर पीटीआई की लीडरशिप को उलझाकर पाबंदे सलासल कर दिया। हजारों वर्करों के घरों के अंदर छापे मारे गए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, खवातीन को घसीटा गया, जिसके नतीजे के अंदर आज 1000+ डेज उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान अहमद खान नियाजी कैद तन्हाई के अंदर डट कर जेल बर्दाश्त कर रहा है। वो कोई बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से नहीं भाग रहा, वो कोई पर्सनल इश्यूज बनाकर कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, वो डट कर अवाम की उमंगों के ऊपर वो 1000+ डेज से जेल काट रहा है। उसकी बीवी बापर्दा खातून अपने खामद के साथ वफा निभाते हुए बगैर किसी केस के, बगैर किसी इशू के, वो भी बेचारी पाबंदे सलासिल है। और खान साहब की फैमिली, खान साहब की बहनें रोजाना सड़क पर एक अदालत का दरवाजा खटखटाकर दूसरे अदालत के दरवाजे पर पहुंचती हैं, पर उनकी वहां सुनवाई करने वाला कोई नहीं। इमरान खान का भांजा हसन खान नियाजी आज 1000+ डेज से पाबंदे सलासिल है। हमारी सीनियर लीडरशिप को पाबंदे सलासिल इन्होंने किया हुआ है। तो कहने का मकसद यह है कि आप ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे रहे हैं
ये पॉलिटिकल स्पेस आप दे रहे हैं कि जिससे सारे मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। हमारी सीनियर लीडरशिप मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जो 2 दफा इस पाकिस्तान मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर रहा है, जिसके सर पर 3 दरबारों की दस्तार है, वो पाबंद सलासिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो एक कैंसर सर्वाइवर है और इस सूबे की मिनिस्टर फॉर हेल्थ रही, उसने दिन रात मेहनत करके अस्पतालों की हालत बेहतर की। उसने अपना जो हेल्थ कार्ड था उसका अजरा कराया, वो पाबंद सलासिल है। मियां महमूद रशीद, जो इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुके हैं, जो इस हाउस के सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उस बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया गया और आज वो पाबंद सलासिल है। इजाज चौधरी साहब, an ex-senator, but remember, once a senator is always a senator. Senator Ijaz Chaudhry साहब, जिनके आप ही के बनाए हुए हॉस्पिटल्स ने कहा है कि ही इज इनटू रेनल फेलियर, ही इज इनटू किडनी फेलियर, लेकिन इक्तदार के नशे के अंदर आप लोगों को इंसानियत का भी ख्याल खत्म हो गया है। मकसद यह है कि उस बेचारे को हॉस्पिटलाइजेशन का जेल के सुपरिटेंडेंट ने और जो डॉक्टर्स ने लिख कर दिया, पर आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उमर सरफराज चीमा साहब, एक्स गवर्नर पंजाब, आज पाबंद सलासिल है। हमारी बहन प्रेसिडेंट पंजाब आलिया हमजा साहिबा, जो कि एक्स MNA हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक्स डिवीजन थी, आज वो पाबंद सलासिल हैं। उनको घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। SIC के सरबरा साहिबजादा हामिद रजा साहब आज पाबंद सलासिल हैं। उसकी गलती ये थी कि उसने इस मुल्क की अदालतों पर भरोसा करते हुए खुद गिरफ्तारी दी और आज उसको उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। सनम जावेद साहिबा, फलक जावेद साहिबा और हजारों खवातीन जो जेलों के अंदर बंद हैं और जिस इंसानियत सोच सलूक के अंदर उनको रखा गया है, अल्लाह ताला की जात से डरें और खौफ खुदा खाएं। इसके अलावा हमारे हजारों वर्कर्स जेलों के अंदर हैं, पाबंदे सलासिल हैं, पर वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं एक नजरिए के तहत, एक यकीन के तहत। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस फॉर्म 47 गवर्नमेंट इज मेकिंग हिस्ट्री। दिस फॉर्म 47 गवर्नमेंट इज राइटिंग हिस्ट्री, is writing history with all the black colors possible on the face of the earth. एक ही दिन के अंदर फैब्रिकेटेड मुकदमों के अंदर तीनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चाहे वो नेशनल असेंबली है उमर अयूब खान साहब, चाहे वो सेनेट है अपना शिबली फराज साहब, या इस हाउस के अंदर जो हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था मलिक अहमद खान बच्चर, उनको फैब्रिकेटेड केसेस के तहत के अंदर सजाएं देकर डिस्क्वालीफाई किया गया। नेवर हैज इट बीन सीन, नेवर हैज इट बीन हर्ड कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ किस तरह का आपने सलूक किया, जो कि एक निहायत नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड था, गैर जमहूरी एटीट्यूड था। इस पर भी इनका गजब ठंडा नहीं हुआ तो MNA MPAs को आर्म ट्विस्टिंग के लिए, वफादारियां बदलने के लिए, खौफ बिठाने के लिए, उनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के ऊपर उनको असेंबलियों से डिस्क्वालीफाई किया गया। आपके अपने इस हाउस के 6 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसमें जुनेद अफजल शाही साहब। आज जुनेद अफजल शाही साहब
is on the wheelchair. Respected Speaker साहब, he is on the wheelchair. डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है, और उसका वालिद इस हाउस का स्पीकर रहा है, उसका बड़ा भाई मेंबर नेशनल असेंबली है। अब आप खुद फैसला करें कि किस तरफ आप जमहूरियत को लेकर जा रहे हैं। हाजी इस्माइल सीला साहब, एक बुजुर्ग आदमी जो किसी को शायद उसने जिंदगी में थप्पड़ नहीं मारा होगा, उसको दहशतगर्द बनाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। शेख शाहिद साहब फैसलाबाद से एमपीए, जो एक कारोबारी शख्स है, एक डिसेंट सा शख्स है, जिसके ऊपर जिंदगी में कभी एफआईआर नहीं कटी होगी, उसको आप लोगों ने फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर मुलव्वस कर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अंसर अहमद खान हरल, राय मुर्तजा इकबाल साहब और अहमद खान बचर साहब, ये किस जमहूरियत की हम बातें कर रहे हैं? Have we ever heard, have we ever seen any kind of examples, these black examples? हमारे MNAs उमर अयूब खान, अहमद चट्टा साहब, जरताज गुल साहब, हम ये नहीं सुन रहे, हम बायकॉट कर रहे हैं सारे। चलें जी, आए चलें, ये सुनाता रहे। गवर्नमेंट बायकॉट कर रही है सर, ये हमारी जीत है। नो क्रॉस कॉल। इमरान खान, जनाब स्पीकर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, जनाब स्पीकर साहब, जी जनाब स्पीकर साहब, मोइन साहब आप अपनी बात जारी रखें जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। साहब, जनाब स्पीकर साहब, आपने देख लिया गवर्नमेंट का एटीट्यूड। आज गवर्नमेंट हकाइक को, सच सुनने को तैयार नहीं है, और हुकूमत दुम दबा कर भाग गई है यहां से। साइड पर आप हिस्ट्री बना रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और यह भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आज हुकूमती अरकान किस तरीके से दुम दबा कर यहां से भाग गए हैं। मोइन साहब मेरी बात सुने, मोइन साहब मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल इस इकदाम को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जमहूरियत और जमहूरी रवायात जो हैं कि हौसले से, पेशेंस से बैठ के आपकी बात सुननी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपकी बात मैं सुनने के लिए बैठा हूं, आप प्लीज जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाऊंगा, और अल्लाह ताला की कुदरत को सलाम कि जिसने आज साबित कर दिया कि इनकी 17 सीटें थी, आज 17 ही लोग बैठे हुए हैं ऐवान के अंदर। जो बाकी फॉर्म 47 वाले थे, उनको हिम्मत नहीं हुई फेस करने की, और वो यहां से चले गए। मैं यहां पर MNAs जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए, उमर अयूब खान एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली, शिबली फराज साहब सेनेटर, अहमद चट्टा साहब जिसके वालिद स्पीकर रहे, जिला नाजिम रहे अहमद चट्टा साहब, आज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जरताज गुल साहिबा, बिलाल इजाज साहब, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम इस पर शदीद एहतजाज करते हैं, और स्पीकर साहब आपके नोटिस में हो, इस हाउस का रिस्पेक्टेबल मेंबर कलीमुल्लाह, जिसके लिए हम स्पीकर साहब को 2 दफा एडवाइजरी कमेटी के अंदर हमने रिक्वेस्ट की,
आज की तारीख के अंदर उस शख्स को उसकी फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, उसके लिए कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं अपना वो जारी किया गया। हमारे बुजुर्ग एमपीए नासिर चीमा साहब का जवां साल बेटा आज चौथे महीने से गुजरांवाला जेल के अंदर बंद है। उसके मां बाप की उससे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कोई राइट, कोई प्रिविलेज जो कि एमपीए का होता है। आपने भी कल इस जगह पर आना है, पर याद रखिएगा इंसान जो बोता है वो उसको काटना पड़ता है। मैं यहां पर अपनी उन लीडरशिप का भी जिक्र करूंगा कि जिनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अनजस्ट पर्चों के अंदर उनके खिलाफ फैसले दिए गए और वो मजबूर होकर अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने रोजगार छोड़कर मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियां असलम इकबाल साहब जिसको हलफ नहीं लेने दिया गया, अपनी वालदा के जनाजे के अंदर उसको नहीं आने दिया गया। हमाद अजहर साहब, एक वक्त था जब उनकी स्टील मिल के अंदर 3 से 4 हजार लोग काम करते थे। आज वो फैक्ट्री बंद होने के उसके ऊपर आई खड़ी है, दहाने के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए उसको मफरूरी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। कंवल शोजब साहिबा हमारी पीटीआई की प्रेसिडेंट, अपना विमेन विंग, उन बिचारों को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं। एक खातूने खाना जो कभी किधर दूसरे शहरों में धक्के खा रही है। यार प्लीज दो मिनट। सर, क्या ये पॉलिटिकल स्पेस है जो आप दे रहे हैं? क्या ये वो पॉलिटिकल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कि जिनके ऊपर हम चल रहे हैं ताकि इस मुल्क के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर कोई बेहतरी आए? सर याद रखिएगा, हर साल 5 से 7 लाख अफराद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हम रेमिटेंसेस पर खुश हैं कि हमें रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, और ये नहीं पता कि हर साल इस मुल्क से लोग हिजरत करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके इंजीनियर्स जा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स जा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूं कि तारीख के अंदर इसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ डेफेमेशन का केस आपने अपनी अदालतों के अंदर उसके अंदर चला रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा स्पीकर साहब, मैं जब यहां पर आया था मैंने पहले दिन कहा था कि यहां मुझसे पहले मलिक अहमद खान बचर साहब थे, आज मैं हूं। हम किसी दोस्त के अंदर नहीं आएंगे। हम अपने नजरिए, अपनी आवाम की खातिर बोलते रहेंगे। हमें उसके लिए जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। मैं नहीं होऊंगा, मेरे साथ बैठे हुए इस लाइन के अंदर ये तमाम जो हमारे एमपीएस बैठे हैं, ये यहां होंगे मेरी जगह। ये अलम गिरेगा नहीं। ये अलम जब मैं शहीद होऊंगा तो ये अलम कोई और पकड़ लेगा। आप ये देखें कि आपके मुल्क की सूरत हाल ये है कि 3 अतराफ जंग जारी है, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, जो आपकी जान के दर पे है। जो पॉलिटिकल माहौल आपने बनाया हुआ है, बजाय ये कि सारी पॉलिटिकल कुव्वतों को इकट्ठा करें और हम उनको कोई ठोस जवाब दें, हम खुद ही तकसीम होते जा रहे हैं। आज से पहले तारीख के अंदर ये कभी नहीं लिखा, कभी नहीं मिलेगा आपको कि हमारी एम्बेसीज के बाहर आजाद कश्मीर के लोग हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सो यू हैव टू रीथिंक, यू हैव टू रीराइट योर
पॉलिसीज, और दे शुड बी के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस खत्म होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि छोटे सूबों के अंदर आप इस हद तक तासुब फैला रहे हैं। एक छोटा सूबा NWFP खैबर पख्तूनख्वा, जो वॉर टॉर्न प्रोविंस है, जो पहले से ही तकालीफ और सख्तियों का से गुजर रहा है, उसका चीफ मिनिस्टर आता है और आपकी फॉर्म 47 की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी तरफ से क्या पैगाम जाता है? आपने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए, आपने उसके लिए अपना दुकानें बंद करवा दी, आपने हर तरीके से उसको महसूस करवाया कि यू आर अनवांटेड। आपके छोटे प्रोविंस, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं PMLN के जो मेंबर्स बाइकआउट किया हुआ है, मैं और मलिक राणा बाबर साहब उनको जाके मना के ले आए। ये बड़ा आई थिंक कि मेरे ख्याल में एक डेलीगेशन गया है यहाँ से गिलानी साहब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों वॉकआउट कर रही है। नहीं, हम मना आते हैं हुकूमत को ये अच्छी रवायत नहीं है कि वॉकआउट मना के आते हैं। अभी LOP की बात हो रही है तो LOP की बात को वो बड़ी संजीदगी से और बड़े अच्छे तरीके से उनको खंदा पेशानी से सुनना चाहिए थे LOP की बात को। लेकिन आप जाएं, तशरीफ ले जाएं गिलानी साहब। कहा चाहूँगा कि शहीद अकबर खान नवानी साहब भी बैठे हैं। इतनी हमने ये असेंबली की तारीख पढ़ी है, आज तक मैंने कभी गवर्नमेंट को यहाँ से वॉकआउट करते नहीं देखा, ना बॉयकॉट करते देखा है। ये इनकी कब जर्फी है, या बैठे सुने, इनकी बारी है। आपने सुना नहीं है सारा? बिल्कुल, इन्होंने इतना झूठ बोला है, आपने सारा सुना है। राणा साहब, ये बिल्कुल अच्छी रवायत कायम नहीं हुई। ये मैं इसकी जितनी मजम्मत कीजिए कम है। अच्छा सर, आई कंटिन्यू विद माय स्पीच। सर, छोटे सूबों की लीडरशिप, महमूद अहमद खान अचकजई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, राजा नासिर अब्बास साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, वो हमारे जब सूबे पंजाब में आए तो फैसला सूबे की आवाम करे कि कैसे उनको, जैसे ही वो गुजरांवाला डिवीजन में हुए शाम में आए, हमारे MPS की गाड़ियां तोड़ी गईं, हमारे MPS के साथ जो उनके काफिला आया था, जो उनके लोग थे, हमारे मेहमान थे इस सूबे के, किस तरीके से पुलिस गर्दी हुई और उनको घसीट कर अपना उस सूबे से बाहर निकाला गया। मैं सिर्फ यहां यह कहूंगा, पॉलिटिकल स्पेस leads to political stability and political stability leads to stronger economy। मैं यहां पर वाजे कर दूं, और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ना, हमारे लिए ये रेड लाइन है, और वो है इमरान अहमद खान नियाजी की सेहत। हमें वोट मिला, हम असेंबलियों में पहुंचे सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी साहब की वजह से। और हम आप लोगों को इस हाउस के अंदर बेशुमार दफा मैंने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मिलवाया जाए खान साहब से। हमने बारहा कहा कि इमरान खान साहब का इलाज हॉस्पिटल के अंदर उनकी बहनों के मौजूदगी के अंदर करवाया जाए, पर द गवर्नमेंट हैज बीन गिविंग अस डेफ एयर, कैसे गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत परवाह होगी, क्योंकि ये हमारी रेड लाइन है। हम इस मेमोरी को जूते की नोक पर लिखते हैं, और अगर खान साहब के इलाज के अंदर कोई कोताही हुई, खुदा वाहिद की कसम, हम इन असेंबलियों को छोड़कर चले जाएंगे। हमारे लिए खान की जिंदगी इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड लाइन। हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें इस्तीफों तक भी जाना पड़ा, हम सारे इस्तीफे देंगे। अब स्पीकर साहब आ जाए। ये मैंने एक पॉलिटिकल माहौल की आप लोगों को निशानदेही की। अब आ जाएं बजट के ऊपर।
स्पीकर साहब, we are not only here for the sake of being here कि हम बजट की बहस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आज हम इस सूबे की 12.5 करोड़ की आवाज बनकर यहां पर खड़े हुए हैं। इस अवाम की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रही है पंजाब की आवाम, वो किसान जो अपनी फसल की कीमत लेने के लिए परेशान है, वो मजदूर जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वो नौजवान जिसके हाथ में डिग्री है मगर रोजगार नहीं, वो मां जिसके बच्चे को सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिलती, वो शहरी जिसके घर के आगे सीवरेज का पानी खड़ा है। जनाब स्पीकर, हुकूमत इस बजट को तारीखी, इनकलाबी, अवाम दोस्त, ETC करार दे रही है। सवाल यह है कि बजट तकरीरों के अल्फाज से बनता है या आवाम की जिंदगी बदलने के लिए होता है? अगर बजट सिर्फ खूबसूरत जुमलों, रंगीन किताबों और बड़े बड़े नारों का नाम है तो शायद ये अच्छा बजट होगा, लेकिन अगर इस बजट का मतलब आवाम को सहूलत देना, रोजगार पैदा करना, तालीम, सेहत, पानी और बुनियादी सिविक नेसेसिटीज को पूरा करना, तो ये इस बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दिस बजट हैज बीन अ फेलियर इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, civic facilities to the people of पंजाब। बजट दस्तावेज एक आईना होती है, इसमें हुकूमत की तरजीहात नजर आती हैं, इसमें पता चलता है कि हुकूमत का दिल कहां है, सोच कहां है और तरजीहात कहां हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपने नाम की पब्लिसिटी, अपनी तस्वीर की पब्लिसिटी है मकसद। जब इस बजट को हम देखते हैं एज एन ऑपोजिशन और एज एन नुमाइंदा ऑफ 12.5 करोड़ अवाम, तो हमें इसमें कहीं कोई अवामी प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तशहीर दिखाई देती है, और तशहीर भी सिर्फ और सिर्फ एक खानदान की तशहीर। इस तशहीर में अनफॉर्चुनेटली किसी सियासी जमात का नाम नहीं है, सवाए आले शरीफ के, सवाए मरियम बीबी के, सवाए उनके पापा, सवाए उनके चाचा, सवाए उनके कजन, सवाए उनके बहनोई। जब हम इस बजट की किताबें खोलते हैं तो तरक्की कम और एदाद शुमार की ऐसी गर्द आलूद तस्वीर नजर आती है जिसमें हकीकत छुपाने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब, पिछले साल भी इस ऐवान के अंदर यही दावे किए गए थे, कहा गया था पंजाब बदल जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, देहात बदल जाएंगे, अस्पताल बेहतर हो जाएंगे, तालीम का इनकलाब आ जाएगा। लेकिन आज इस साल, 1 साल गुजरने के बाद हम पूछते हैं कि वो इनकलाब कहां है, वो तरक्की कहां है, वो मंसूबे कहां हैं? ना तो कोई इनकलाब आया, ना कोई तरक्की हुई, और ना ही कोई पायदार मंसूबा पाए तकमील को पहुंचा। उल्टा आवाम खत्तो किताबत से, उल्टा आवाम खत्ते अपना गुर्बत से मजीद नीचे गिरी, डाकू राज में इजाफा हुआ, करप्शन में इजाफा हुआ, उमरा के महल बने, गरीब गटर में जाने कमाते रह गए और हुकूमत तमाशा देखती रह गई। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने पिछले माली साल में भी एक बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पेश किया था, अरबों रुपए मुख्तस किए गए, मंसूबों की फहरिस्तें बनाई गईं, इफ्तिताही तख्तियां लगाई गईं, तस्वीर बनाई गईं, बयानात जारी किए गए। लेकिन क्या ये मंसूबे मुकम्मल हुए? क्या आवाम को इन मंसूबों से कोई फायदा मिला? नहीं,
क्या वो सड़कें बनी जिनके नाम पर बजट लिया गया? क्या वो पानी के मंसूबे मुकम्मल हुए जिनके नाम पर फंड लिए गए? क्या वो अस्पताल बेहतर हुए जिनके नाम पर दावे किए गए? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। पंजाब में कोई एक बड़ा मंसूबा दिखा दें जिससे अवाम को फौरी रिलीफ मिला हो। वफाक में बैठे चचा पेट्रोल बढ़ाते हैं और पंजाब में बैठी भतीजी पेट्रोल सब्सिडी के नाम पर तमाशा करती है। कफायत शुआरी मुहिम के नाम पर जो तमाशा किया गया वो सब ने देखा। चंद माह के रिलीफ के नाम पर अवाम का तमस्खर उड़ाया गया। हुकूमत ने सारा साल अवाम के मसाइल हल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उनको मसनूई सांसें देने का काम किया। जनाब स्पीकर, हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने से पहले मैं वजीर खजाना साहब की स्पेशल तवज्जो चाहूंगा कि हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने से पहले पुराने मंसूबों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अवाम के टैक्स का पैसा है। ये कोई सियासी इश्तिहारबाजी नहीं है, ये गरीब अवाम की मेहनत की कमाई है, ये किसान के खून पैसे की कमाई है, ये मजदूर के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ये अपने प्रोटोकॉल में से निकलकर सिर्फ 10 घंटे गरीब के साथ मजदूरी करें, किसान के साथ खेती में काम करें, फल फरोश के साथ फल बेचें, इनको समझ आ जाएगा कि मेहनत क्या होती है। बाबा की वरासत नहीं, ये सूबा अवाम का है, ये सूबा इमरान खान का है, ये सूबा इमरान खान का है। यहां पर अवाम ने इमरान खान के नजरिए के ऊपर 85% वोट दिया और 85% हमारी जो सीटें बनती थी जो आप लोगों ने उनके ऊपर डाका डाला। जनाब स्पीकर, बजट की सबसे बड़ी खामी हुकूमत ने एदादो शुमार को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश किया है, लेकिन कारकर्दगी का कोई पैमाना नहीं। किसी हुकूमत की कामयाबी ये नहीं कि उसने कितने अरब रखे, बल्कि ये कामयाबी का बैरोमीटर है कि उससे अवाम को कितने नफलों का सवाब हुआ, उससे कितना अवाम को फायदा हुआ। अगर 100 अरब रखे जाएं और 1 रुपया भी जमीन पर नजर ना आए, इस हुकूमत को अवाम की पड़ी क्या है? उनको तो सिर्फ मतलब है अपनी तशहीर से, उनको तो सिर्फ मतलब है कि हमारे लंदन में फ्लैट्स हों। इस हुकूमत की खाम ख्याली है कि ये अवामों को बेवकूफ़ बना लेंगे। ये 1990 का दौर नहीं, ये 2026 है। अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इन सब को सियासी दंगा इमरान अहमद खान नियाजी ने इलेक्शनों में किया और वो आगे भी करेगा। जनाब स्पीकर, आज पंजाब का आम शहरी महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी असूलों की कमी का शिकार है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, अशियाए खुर्दोनोश महंगी हैं, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसान खाद बीज पानी के मसाइल में घिरा हुआ है। लेकिन बजट में ऐसे इकदामात कहाँ हैं? हमें दिखाया जाए कि जिससे आम आदमी को फौरी रिलीफ मिलेगी। तेरी याद आई तेरे मरने के बाद, तेरी याद आई तेरे मरने के बाद। इस तरह ना करें। और सर आप तो मार रहे हो, आप तो जाने वाला काम ही नहीं छोड़ रहे। मैं ऐवान के सामने चंद मिसालें रखना चाहूंगा ताकि वाज़ेह हो कि मसला सिर्फ तनकीद का नहीं बल्कि हकाइक पर मबनी है। राय विंड वाटर सप्लाई को देख लें, करोड़ों रुपए के मंसूबे का ऐलान किया गया, रकम मुख्तस हुई, लेकिन आज भी शहरी साफ पानी के मसाइल से दो चार है। ये सवाल सिर्फ राय विंड का नहीं, ये सवाल पूरे पंजाब के हर शहर और हर गांव का है। इसी तरह आप मिसाल ले लें ननकाना साहब की। मुल्तान मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है
उसकी मिसाल ले लें कि पूरे का पूरा शहर सीवरेज में डूब गया है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी लागत के प्रोजेक्ट्स, लेकिन रफ्तार इतनी सुस्त कि आवाम पूछें कि मंसूबे सिर्फ बजट बुक में मुकम्मल होते हैं या ज़मीन पर भी कहीं दिखाई देंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहां वाजे करना चाहता हूं कि अपोजिशन तरक्की की मुखालिफ नहीं, हम सड़कों के मुखालिफ नहीं, हम हस्पतालों के मुखालिफ नहीं, हम मंसूबों के मुखालिफ नहीं, हम सिर्फ इस निज़ाम के मुखालिफ हैं जहां मंसूबों के ऐलान तो होते हैं पर ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं होती। ऑन ग्राउंड लोग धक्के खा रहे हैं, ऑन ग्राउंड गरीब लोगों के बच्चे गटर में गिर रहे हैं, और फिर आपका डिपार्टमेंट, आपकी हुकूमत जो बच्चे गटर में गिर रहे हैं उनको ओन भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाकर उल्टा उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। खुदारा इससे बाज रहे। अवाम सब समझती है, अवाम सब जानती है। शहर में जगह जगह पार्किंग के नाम पर तस्वीरें छपाई जा रही हैं। मैं हैरान हूं कि मंसूबे के आगाज के लिए जो स्टील की दीवारें लगाई जाती हैं ताकि खुदा ना खास्ता को हादसा ना हो, उसके ऊपर भी मोहतरमा और उनके अपना बापा जानी की तस्वीरें हैं। कोई खौफ खुदा खाएं, वोट इस तरह नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा एग्जीक्यूशन से, वोट मिलेगा काम करने से, और वोट मिलेगा तरक्की होते अवाम देखेंगे। तो वोट तस्वीरों पर मिलते तो इनके साथ 8 फरवरी को यह ना होता। आप जितनी मर्जी तस्वीरें लगवा लें, आप जितना मर्जी कर लें, अवाम के दिल के अंदर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी की लगी हुई है। नया बजट पेश करना बहुत आसान है। आदाद लिख दें, मंसूबों के नाम शामिल कर लें, तालियां बजवा दें। असल इम्तिहान यह है कि पिछले बजट में जो वादे किए गए थे उनका क्या बना। जनाब स्पीकर, माली साल 2025-26 हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम को एक तारीखी कामयाबी के तौर पर पेश किया। कहा गया कि पंजाब में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो गया है। अरबों सड़कों, सेहत, तालीम और अवामी सहूलत पर खर्च होंगे। लेकिन आज 2026-27 का जब बजट आप लोग पेश कर रहे हैं तो एक तलख हकीकत सामने आई है कि वो मंसूबे जो जहां पिछले साल थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तरक्याती बजट का असूल ये है कि जो मंसूबे शुरू किए जाएं उसे मुकम्मल किया जाए, लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि पुराने मंसूबे अधूरे क्योंकि उनका कमीशन वसूल हो चुका है, और नए मंसूबे शुरू और अवाम इंतजार। नए मंसूबों से नया कमीशन, पुराने बने ना बने, पुराने मंसूबे बने ना बने, उनका कमीशन पहले ही वसूल हो गया हुआ है। ये तरक्की नहीं, ये बजट मैनेजमेंट की नाकामी है। Education, one of the foremost responsibilities of any government is education, health, law and order and the civic facilities. Education के अंदर पिछले साल हुकूमत ने पेफ और PIMA के जरिए स्कूलों की आउटसोर्सिंग का अमल शुरू किया। इस साल भी हुकूमत ने पब्लिक स्कूल्स थ्रू PEIMA, additional classrooms through PEIMA, missing facilities through PEIMA, dangerous buildings through PEIMA जैसी स्कीमें इन्होंने फिर भी रखी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल भी आउटसोर्सिंग हुई थी, इस साल भी आउटसोर्सिंग हो रही है, तो क्या हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि महकमा तालीम खुद नाकाम हो चुका है और ये आउटसोर्सिंग की तरफ हम जा रहे हैं? तो क्या फिर हुकूमत तालीम की ये नाकामी का सबूत है कि आप आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं? अगर सरकारी स्कूल हुकूमत नहीं चला सकती तो फिर महकमा किस लिए मौजूद है? फिर ये बिल्डिंग्स किस लिए मौजूद हैं? फिर ये अफसरान के लेविश जो उनके दफातर हैं और जो उनके अपना
उनके जो लेविश दफातर हैं और जो उनके लिए गाड़ियां दी गई हैं वो किस मकसद के लिए हैं? साल आपने पूरा आउटसोर्स कर कर देख लिया, मनपसंद लोगों को स्कूल देकर देख लिए। पेफ के अंदर जो आपके लगते थे, जो आपके जियाले थे, जो आपके ज्यादा खुशामद पसंद थे, उनको आपने स्कूल ऐसे बांटे जैसे बंदर रेवड़ियां बांटते अपने अंदर। क्या इन स्कूलों का कुछ सर्वे भी कराया गया कि जिन लोगों को आपने पेफ के थ्रू आउटसोर्स किए थे वो आज किस हालत के अंदर हैं, वो आज किस सूरत हाल से अपना वो किन इश्यूज के अंदर हैं? जनाब स्पीकर, बेहिसी का आलम तो ये देखें कि आउटसोर्सिंग जारी है, दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम, एक तरफ आउटसोर्सिंग और एक तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल्स के अंदर जो मील्स देने का प्रोग्राम है उसके लिए 4 अरब रुपए आपने मुख्तस कर दिए। मैं हुकूमत से पूछता हूं कि जिस स्कूल में छत टूटी हुई है, जिस स्कूल के अंदर पंखा नहीं है, जिस स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, वहां खाना पहले जरूरी कि वहां ये फैसिलिटीज पहले पूरी करना जरूरी। अपने दिल से फैसला करें, हुकूमत के रिसोर्सेज को, एक्सचेकर के पैसे को इस बेदर्दी से इस्तेमाल ना करें कि खुदारा लोग इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। क्यों नहीं लोग टैक्स भर रहे यहां पर? क्योंकि उनको पता है कि उनका दिया हुआ टैक्स का पैसा जेन्युइन लोगों तक नहीं पहुंच रहा, चोरी हो रहा है, करप्ट माफिया के पास जा रहा है। वो इसीलिए टैक्स देने से इज्तनाब कर रहे हैं। सर, 2 सरकारी स्कूलों के लिए मरियम नवाज सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप के लिए 4 अरब की स्कीम रखी गई। जनाब, रवां साल तकरीबन 96 करोड़ और 80 लाख मुख्तस किए गए। मैं पूछता हूं, पूरे पंजाब के हजारों स्कूलों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत को सबसे पहले वही इदारा याद आया कि जिसके अंदर तशहीर के लिए इन्होंने अपनी फॉर्म 47 की वजीर आला का नाम रखा हुआ था। क्या बाकी और इनको स्कूल नहीं दिखाई दे रहे? जनाब स्पीकर, पिछले साल सीएम लैपटॉप प्रोग्राम शुरू हुआ, इस साल दोबारा सीएम लैपटॉप प्रोग्राम लाया गया है जिसकी मजमूई लागत 160 अरब और 40 करोड़ से जायद है। सिर्फ मौजूदा साल में 157 बिलियन एंड 98 करोड़ मुख्तस है। मैं पूछता हूं कि पंजाब के नौजवान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है या कि वो अपने यूनिवर्सिटी की फीसें भरें या लैपटॉप देना अच्छी बात है, आप बिल्कुल दें, पर उसको इस तरीके से दें कि कम से कम आज जो आपके मुस्तकबिल के मेमार हैं, आपके सामने उनकी मिसालें हैं कि किसी ने 4थी फ्लोर से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली, उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, किसी के माँ बाप ने खुदकुशी कर ली कि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। थोड़ा इसको मॉडरेट कर कर जो लायक बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स का, उनके लिए इंटर्नशिप्स का, उनके लिए रोजगार के ऊपर आप लोग तवज्जो दें। जनाबे स्पीकर साहब, हुकूमत हर साल तालीम को अव्वलीन तरजीह करार देती है, लेकिन सवाल ये है 2025-26 में तालीम के लिए मुख्तस रकम में से कितनी ज़मीन पर लगी, कितने स्कूल मुकम्मल हुए, कितनी क्लासरूम बने और कितने असातिज़ा की कमी पूरी हुई। अगर पिछले साल तालीम के लिए दावे किए गए थे तो 2026-2027 में भी वही मसाइल क्यों मौजूद हैं? अगर पिछले साल के फंड मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हुए तो नए फंड आप किस बुनियाद पे दे रहे हैं? अगला शोबा ज़राअत वो बदकिस्मत शोबा है कि आपने पंजाब के किसान को मार दिया है। मैं यहां मजबूर हो गया हूं एक मिसाल सुनाने पर आप लोगों को कि शायद आपको वो मिसाल समझ आ जाए। एक बंदरों का झुंड था, एक बंदरों का कबीला था
वो मकई की फसल को खराब कर देते थे। किसान अपनी बसात में जो होता उनको रोकने की कोशिश करता। आपको पता है, आप खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक हैं, वो पटाखे चलाता, वो कोई बाबे बना के बीच में खड़े कर देता। बांदर उससे बड़े तंग थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि किसान मर गया। किसान मर गया, वो बंदरों का झुंड बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा ओ जी, हमें तो रोकने वाला ही कोई नहीं है। पर ये भूल गए कि अगले साल फसल लगाने वाला ही कोई नहीं था। आपने किसान के साथ वो हाल कर दिया है कि किसान गरीब के पास फसल लगाने के पैसे नहीं हैं। आपने किसान के साथ वो ज्यादती की। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि 2 साल पहले इसी हाउस के अंदर हमारे किसान विंग के यहां पर बैठे ओहदेदार, वो चीखते रह गए। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने कहा कि जब आपके वेयर हाउसेस के अंदर गंदम मौजूद है, आपको किसी ने कमीशन लिया और उसने वीट इंपोर्ट की और आपने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन तमाम दोस्तों भाइयों को गवाह बना के कह रहा हूं, आज फिर आप देख लीजिएगा, किसान के साथ तो इन्होंने ज्यादती की, उसको फसल का दाम नहीं मिला, उसने फसल कम लगाई। आज याद रखिएगा, किसी बड़े शख्स ने पहले का प्लान किया हुआ है और सितंबर अक्टूबर में फिर वीट इंपोर्ट होगी, फिर वीट इंपोर्ट होगी और फिर वीट इंपोर्ट का कमीशन किसी की जेब में जाएगा। किसान को आप 4,000, 4,500, 5,000 देने को तैयार नहीं है, लेकिन इंपोर्ट करने को तैयार हैं ताकि वो कमीशन किसी की जेब में जाए। आज जो आप यूक्रेन से वीट इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान में जो लाल रंग की जो गंदम होती है, जो खाने के काबिल नहीं है, जिसमें स्मेल होती है, वो आपको 4400 की पड़ती है। पर आपने किसान को मारना था, किसान से जिद पूरी करनी थी, किसान को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने कमीशन, अपने मोटिवेशन के चक्कर के अंदर। मैं यहां यह कहना चाहूंगा, जो मेरे साउथ पंजाब के यहां भाई मौजूद हैं, और स्पीकर साहब लकीली यू आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द एरिया, पहले हमारी कैश क्रॉप क्या होती थी? कपास। हमारी कपास वॉज दी बैकबोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपने वहां अपने जानने वालों को, अपने मुंह लगतों को शुगर मिलों के परमिट देकर आपने कपास का बेड़ा गर्क कर दिया। आज शर्म आती है मुझे बताते हुए कि ओनली 6 मिलियन बेल्स हो रही है सिर्फ कपास की। वो वक्त था कि जब हम कपास की एक्सपोर्ट किया करते थे, वो वक्त था कि आज हमारी आधी से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें एनर्जी क्राइसिस की वजह से बंद है और कपास के ना होने की वजह से बंद है। आपने ज़राअत के साथ वो वैर कमाया है, आपको अगले इलेक्शन में लग पता जाएगा। क्या बात है, क्या बात। जनाब स्पीकर, अब नहीं होने देंगे किसी को फॉर्म 47, अब नहीं होने देंगे किसी को फॉर्म 47। अब हर भूल चूक एक दफा होती है, हर दफा भूल चूक नहीं होती। इस दफा देखेंगे कौन रिजल्ट लेकर वहां से निकलता है। जनाब स्पीकर, इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, 27 अरब की स्कीम लाई गई है। इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, 27 अरब रुपए की स्कीम लाई गई है। इस साल 8 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। मैं पूछता हूं, हुकूमत नौजवानों को इंटर्नशिप देती है, नौकरी कौन देगा? इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। हर हुकूमत सर्टिफिकेट देती है, मुस्तकिल रोजगार कोई हुकूमत नहीं दे रही। जनाब स्पीकर, रिवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चर हाउस लाहौर, आए सर ये सुने जरा, ये सुनने वाली बात है और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। रिवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चर हाउस इन लाहौर, कितने पैसे रखे गए हैं? 48 करोड़, जिसमें से 17 करोड़ इस साल खर्च होंगे। किसान का खेत पहले, किसान के लिए खाद, बीज, ट्रैक्टर, पेट्रोल वो पहले, या महकमे का दफ्तर पहले?
महकमे ने क्या कर दिया किसान के लिए जो आप उनको इतना नवाज रहे हैं? किसान का नलका पहले ठीक होना चाहिए, लाहौर के दफ्तर में इंपोर्टेड टूटियां लगने से पहले। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज 191 करोड़ से जायद, इस साल 50 करोड़ खत्म होगा। पिछले साल एक्सटेंशन सर्विसेज मौजूद थी, रखी गई उनके लिए इस बजट के अंदर, उनका ऑडिट किधर है? उनका ऑडिट दिखाएं पहले, फिर ये पैसे रिलीज करवाएं। नताइज कहां हैं? उनकी कारकर्दगी किधर है? पंजाब की ज़राअत का सबसे बड़ा मसला है पानी। महकमा आपाशी के लिए तरक्याती मद में 122 अरब 79 करोड़ रुपए रखे गए। रकम बहुत बड़ी है, लेकिन किसान का सवाल भी बहुत बड़ा है। रकम बहुत बड़ी, किसान का सवाल भी बहुत बड़ा कि पानी कब पहुंचेगा। स्पीकर साहब, इसका जवाब कौन देगा? स्पीकर साहब, वाटर एंड फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 50 अरब इसके लिए रखा गया। रवां माली साल के लिए 28 अरब और 60 करोड़ मुख्तस। सर, हर साल सैलाब आता है, हर साल नए मंसूबे आते हैं, हर साल नए वादे आते हैं। ये क्या कोई मुस्तकिल हल है? ये आप किधर लेकर जा रहे हैं? और जिन लोगों का आपने सर्वे कराया, मैं आपको जनूबी पंजाब की मिसाल देता हूं, खुदा की कसम किसी एक हकदार को भी उसके पैसे नहीं मिले। वो जो आपने एक फ्लड रिलीफ कमेटी बनाई थी, हमारे किसी मेंबर को और बुलाना तो दूर की बात, इन्होंने हवा भी नहीं लगाई। हमारे जो लोग थे वो बेचारे इसके अंदर रुल गए, वो मेरिट के चक्कर के अभी तक बैठे हुए हैं। इरिगेशन ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमाल है सर, वजीर खजाना साहब, कमाल है। इरिगेशन ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए मुझे हकीकतन ये पढ़ते हुए भी बड़ा ऑड लग रहा है। 30 अरब रुपए की स्कीम रखी गई है फॉर ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा, किसान मर गया, किसान के लिए ना ट्यूबवेल का बिल भरने के पैसे, किसान के लिए ना पेट्रोल, और जनाब 30 अरब रुपए। ये किसान है या अफसरशाही? मुकाबला तो आपको पता है कि किसने जीतना है। जनाब स्पीकर साहब, डिटेल डिजाइन एंड फिजिबिलिटी स्टडीज 8 अरब रुपए। पंजाब कब तक फिजिबिलिटीज पे चलता रहेगा और कितनी फिजिबिलिटीज और होंगी? पंजाब हुकूमत ने 8 अरब 5 करोड़ रुपए डिटेल डिजाइन एंड फिजिबिलिटी स्टडीज पे रख छोड़े हैं। यार, कोई जुल्म की इंतहा है, कोई जुल्म की इंतहा है। हुकूमत अरबों रुपए की स्कीमें दिखा रही है, लेकिन किसान आज भी कह रहा है पानी कम है, नहर में चोरी है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, ट्यूबवेल महंगा, बिजली नहीं। अगर ज़मीनी हकाइक नहीं बदले तो मंसूबों को, ये जो फिजिबिलिटी मंसूबे आपने रखे हुए हैं, इनकी किताबों से क्या खान अपना घर चला, वो किसान इन फिजिबिलिटी किताबों से अपना घर चलाएगा? इन फिजिबिलिटी किताबों से क्या खान बिजली का बिल भरेगा? इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट से, उसकी रद्दी की टोकरी से वो बेचकर तो क्या अपना बीज खरीदेगा, डीएपी खरीदेगा? जनाब स्पीकर, ज़राअत के शोबे की इतनी स्कीमें इस वजह से मैं ज़ेर बहस लेकर आ रहा हूं कि इसके बाद ज़मीनी हकाइक का जायज़ा लिया जाए। स्पीकर साहब, आप खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दिल पर हाथ रखकर इस आवाम को बताएं कि आखिरी दफ़ा मुनाफा कब आपकी जेब में आया था? आखिरी दफ़ा स्पीकर साहब, मुस्ताजिर ने कब आपकी जेब के अंदर पैसे डाले थे? बताएं सर। सर, आपकी हंसी जो है वो बता रही है कि जो हम सबका हाल है, आपका भी वही हाल है। ये वो मुकामी हुकूमतों पर आ जाएं सर। मुकामी हुकूमतें और मुख्तलिफ मंसूबों की तफसील। जनाब स्पीकर, असल मसला ADP का है।
असल कामयाबी एडीपी का बड़ा होना नहीं, असल इशू है एडीपी की एग्जीक्यूशन। अगर 2025-26 में मंजूर शुदा स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई तो 2026-27 में मजीद नई स्कीमें डालने का क्या मकसद है? क्या हुकूमत के पास पहले से जारी मंसूबे मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं? अगर पहले से जारी कर दे वो जारी करदा मंसूबों की कंप्लीशन की सलाहियत नहीं, तो किस बुनियाद पर आप ये बजट दे रहे हैं और किस बुनियाद के ऊपर आप एग्जीक्यूशन अथॉरिटी बन के यहाँ बैठे हुए हैं? किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद उसके बल्दियाती और मुकामी तरक्याती मंसूबों पर होती है। पानी का साफ पानी फराम करना, नकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त करना, गलियों को साफ रखना हुकूमत की बुनियादी तरीन जिम्मेदारी है। लेकिन इस बजट के दस्तावेज़ात में मुकामी हुकूमत के शोबे को जिस बेदर्दी से निशाना बनाया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आए आपको इस दस्तावेज़ से बराह रास्त सबूत पेश करते हैं। पिछले सालों के फंड्स का क्या हशर हुआ? स्कीम नंबर 798, जनाब स्पीकर साहब, ये पानी की बहाली की इंतहाई अहमियत का प्रोजेक्ट था। इसका तखमीना 1 अरब 38 करोड़ था। इस दस्तावेज के मुताबिक जून 2026 1 अरब 38 करोड़ में से सिर्फ 90 करोड़ के करीब खर्च हुआ, यानी एक बड़ा हिस्सा खर्च होने से ही रह गया। लेकिन हुकूमत ने माली साल 2026-27 के इस अहम तरीन स्कीम पर सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस किए। 1450 करोड़ के मंसूबे को आखिरी मराइल में सिर्फ 5 करोड़ देना इस बात का सबूत है कि हुकूमत अवाम को साफ पानी देने की फराहमी में संजीदा नहीं है। इस मंसूबे को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। ज़िला ननकाना की एक स्कीम है जी, 799 से 803 तक। जनाब स्पीकर, ननकाना साहब की हालत ज़ार पर तो ये दस्तावेज़ खुद रो रही है। शौकताबाद से जग चक ननकाना में पानी के पीने, नकासी आब और पुख्ता गलियों का मंसूबा जिसकी लागत 20 करोड़ है, ये मंसूबा जुलाई 2025 में मंजूर हुआ। पिछले साल इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। इस साल 2026-2027 के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। 20 करोड़ के मंसूबे को सालाना 1 करोड़ देंगे तो ये क्या अगले 20 साल में जाकर मुकम्मल होगा? जनाब स्पीकर, इन स्कीमों को देखा जाए तो पिछले साल 2025 जुलाई में ये सब मंजूर हुई। हुकूमत ने पिछले पूरे साल में इन पर सिर्फ नाम नहाद बराए नाम फंड्स खर्च किए। इस साल का तो इनके फंड्स को मज़ीद निचली सतह पर ले गए। वहाँ आवाम के गंदे पानी के जोड़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन बजट दस्तावेज़ बता रही हैं कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो अवाम के मसाइल को हल करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। सकाफती वर्सा और सियाहत किसी भी सूबे की मुआशियत और पहचान का एक अहम जरिया होते हैं। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के तहत लाहौर और पंजाब के दीगर तारीखी शहरों की बहाली के दावे तो बहुत किए जाते रहे, लेकिन बजट की दस्तावेज़ात के अदाद व शुमार इन दावों की नफ़ी करते हैं। मुल्तान किला कोना कासिम बाग, मुल्तान की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ये एक बहुत बड़ा और अहम मंसूबा है जिसकी कुल लागत तकरीबन 2 अरब 78 करोड़ रुपए थी। ये मंसूबा नवंबर 2023 में मंजूर किया गया।
दस्तावेजात के मुताबिक 6 जून 2026 तक इस पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च हुए। पिछले इतने सालों में ये मंसूबा अरबों मुख्तस होने के बावजूद अभी तक अधूरे का अधूरा पड़ा है और इस साल 2026-27 के लिए इस पर सिर्फ 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इतने बड़े तारीखी किले को विच इज वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बहाली को रोक देना और सालाना सिर्फ 7 करोड़ रुपए देना, यह जाहिर करता है कि हुकूमत के पास जनूबी पंजाब के तारीखी विरसे के लिए कोई फंड्स नहीं। मुल्तान में दीगर जो मंसूबे थे जिनमें जैन मंदिर की बहाली, हरम गेट, अपना हरमल ट्रेल तरक्की का मंसूबा जिसकी लागत 26 करोड़ 54 लाख रुपए थी, ये मंसूबा भी जून 2023 को मंजूर हुआ और आज तक कसमा पुरसी का हालत है। इस मंसूबे को अमलन बंद करने की कोशिश की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट के डॉक्यूमेंट्स के इस हिस्से पर रोशनी डालना चाहूंगा जहां सबसे ज्यादा सियासत चमकाई जाती है, जहां पब्लिक मनी का सबसे ज्यादा ज़ियां देखने को मिलता है। यह है वजीर आला के खसूसी इक़दामात। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान जरा दिल थाम कर सुने। पूरे पंजाब में के देहातों में सफाई और निकासे आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट बजट के अंदर शामिल है जिसकी लागत 300 अरब रुपए है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी मंसूबा था, लेकिन इसकी हकीकत क्या निकली? इस दस्तावेज का कॉलम नंबर 7 गवाह है कि जून 2026 तक इस 300 अरब के मंसूबे पर अब तक खर्च क्या हुआ? 0/0। इमेजिन कि 300 बिलियन रुपी प्रोजेक्ट और उसके ऊपर खर्च क्या हो रहा है? 0/0। पिछले साल इसका ढंढोरा पीटा गया पर जमीन पर 1 रुपया नहीं लगाया गया। इस साल 2026-27 के लिए इस 300 अरब के मंसूबे के लिए 2 अरब मुख्तस किए गए। जनाब स्पीकर, 300 अरब के मंसूबे को सालाना 2 अरब रुपए देकर हुकूमत पंजाब के कितने देहातों के अंदर सफाई करना चाहती है, ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। वजीर आला लाहौर प्रोग्राम, लाहौर शहर के नाम पर 12 अरब का प्रोग्राम बजट के पेपर्स में शामिल किया गया, लेकिन ये स्कीम अभी भी गैर मंजूर शुदा है। पिछले सालों में इस पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इस साल सिर्फ 1 अरब मुख्तस किया गया। बगैर प्लानिंग और मंजूरी के इतने बड़े फंड को ब्लॉक करना क्या हुकूमत की नाअहली है या ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है? मरी तरक्याती प्रोग्राम, मरी की तरक्की के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए का मंसूबा रखा, जिस पर जून 2026 तक 5 अरब रुपए खर्च दिखाए गए और इस साल के लिए 2 अरब मजीद रखे गए। मरी में सियाहत के नाम पर फंड्स तो लग रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक ये है कि जो मरी का बुनियादी ढांचा है, सफाई और गाड़ियों की पार्किंग का निज़ाम है, वो पहले से अबतर हो चुका है। ये फंड कहाँ गए? ये आपको मरी में जाकर नहीं दिखाई देते। मुकद्दस मकामात, सूफिया इकराम के मज़ारात और अक़लियतों के हकूक़ की बातें इस हुकूमत के बयानिए का हिस्सा है, लेकिन बजट के एदाद शुमार इस अकीदत और दावों का पोल खोल देती हैं। लाहौर में दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की गिरदो नवा की तरक्की और तोसी का ये मंसूबा 6 अरब 40 करोड़ का है। ये स्कीम 2024 में मंजूर हुई। जून 2026 तक इस पर मजमूई तौर पर 6 अरब में से 1 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस साल के लिए हुकूमत ने सिर्फ 10 करोड़ रखे। इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर 6 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट था,
उसके अंदर 1.25 अरब रुपए खर्च हुआ, और बाकी फंड्स कहाँ हैं? क्या वो लैप्स हो गए आपकी नाअहली से, या कि आपने एक हेड से निकालकर दूसरे हेड में डाल दिए, या कि आपने इन हेड्स के अंदर जो आप पैसों की भरमार डाल देते हैं और बाद में खुद ही अपनी मर्जी से एक हेड से निकालकर दूसरे हेड में किसी से जहाज खरीद लिया, जिससे कुछ कर लिया, किससे कुछ कर लिया। ये अवाम का फायदा नहीं है, उसका नुकसान कर रहे हैं आप। मैं अब इस महकमे की तरफ आ रहा हूं जिस पर इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है और जहां सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ और सुस्त रवि देखने को मिलती है। ये है महकमे मवासलात व तामीरात का रोड सेक्टर। सड़कें कभी में किसी भी मौशियत का लाइफ लाइन होती हैं, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सड़कों के मंसूबों को जिस तरह फंड्स की कमी का शिकार करके अधूरा छोड़ा गया, इससे रोज़ाना के ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं। जिस तरह फंड्स की कमी का शिकार ये प्रोजेक्ट्स हैं, वो बजाय कि आवाम को किसी किस्म का फेवर दें या आवाम को किसी किस्म की सहूलत दें, वो उल्टा आवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं। ज़िला खुशाब के अंदर, वादी सून के अंदर पहाड़ी और स्याही इलाकों की सड़कें इस हुकूमत ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दी हैं। ज़िला मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मंडी बहाउद्दीन तक की जो सड़क है कुशादा मंजूरी, उसकी मंसूबे की मंजूरी 2025 में हुई। इसकी कुल लागत 1 अरब 34 करोड़ थी। पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया, इस साल भी 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। तो सर मुझे एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, बाय चांस मिनिस्टर फॉर CNW इज़ हेयर, कि आप लोग प्रोजेक्ट्स के लिए CNW महकमा सड़कों के लिए अरबों रुपए रख देता है, आपने रख दिए, पर जब साल के बाद अगला बजट बनता है तो जो उसमें एग्जीक्यूशन देखते हैं वो ऑलमोस्ट 10% नहीं हुई होती। वो बजट क्या रिलैप्स हो रहा है? वो बजट क्या वापस जा रहा है? अगर वो वापस जा रहा है तो कहां जा रहा है? मैं अब स्पीकर साहब जिन मंसूबों का आप जिक्र करना चाहूँगा, इनमें बेशतर वो हैं जिनसे गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन अब मैं उन मंसूबों का जिक्र करता हूँ जिससे एक ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचेगा, और सिर्फ इन मंसूबों के लिए तमाम अवामी मंसूबों को लटकाया जा रहा है, क्योंकि इनसे आपकी सियासी तशहीर नहीं हो रही। आज मैं बजट की किसी एक स्कीम पर नहीं बल्कि बजट की पूरी सोच पर बात करना चाहूँगा। बजट सिर्फ एदादो शुमार का नाम नहीं, बजट हुकूमत की तरजीहात का आईना होता है। बजट बताता है कि हुकूमत अवाम को मरकज़ बना रही है या शख्सियत को मरकज़। बजट बताता है कि रियासत मजबूत हो रही है या सियासी ब्रांडिंग हो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ADB को पढ़ने के बाद बार बार ये एहसास होता है कि पंजाब के 13 करोड़ अवाम पीछे रह गए हैं और चंद शख्सियात के नाम आगे आ गए हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल सैटेलाइट कैंपसेस का। हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 45 अरब रुपए की ग्रांट रखी है, जबकि रवां माली साल में 19 अरब 1 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। जनाब स्पीकर, हम तमाम अपोजिशन के लोग खसूसी बच्चों के हक़ के लिए खड़े हैं, ऑटिज़म बच्चों की तालीम और बहाली का हामी हैं, लेकिन पूछना चाहते हैं कि इस मंसूबे का नाम पंजाब ऑटिज़म नेटवर्क क्यों नहीं रखा जा सकता? इस मंसूबे का नाम खसूसी बच्चों की शनाख्त पर क्यों नहीं रखा जा सकता? इस मंसूबा भी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन नाम पहले रख लिया गया। यही तो सारा मसला है, तशहीर पहले इदारा बाद में। आगे आए सर। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज खुद मुख्तियारपुर पर 18 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च,
खुद मुख्तियारी क्या किसी सियासी शख्सियत की अता की गई होती है? किस चीज़ की खुद मुख्तियारी की बात कर रहे हैं आप? या ये रियासत की जिम्मेवारी होती है? अगर मकसद खसूसी अफराद को रोज़गार देना है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर मकसद रियासती प्रोग्राम को सियासी शनाख्त देनी है तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। अब मैं इस बजट की सबसे हैरान कुन स्कीम की तरफ आता हूं। मरियम नवाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुल लागत 502 अरब। 502 अरब। मैं पूछता हूं क्या पंजाब के तमाम अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं? क्या हर तहसील सतह के ऊपर नौजवानों के खेलने के लिए मैदान मौजूद हैं? क्या गांव के नौजवानों के पास बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं? अगर नहीं तो फिर 500 अरब की एक स्पोर्ट्स सिटी, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक स्पोर्ट्स जो आप सिटी बना रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये खेलों की पॉलिसी है या कोई सियासी यादगार के नाम लिखा जाए सिर्फ बीबी मरियम का? चीफ मिनिस्टर यूथ एंगेजमेंट, नाम देखिए, नाम फिर चेक करें, हर जगह चीफ मिनिस्टर, हर जगह शख्सियत, हर जगह ब्रांडिंग। सवाल बनता है कि क्या यूथ प्रोग्राम नाम नहीं रखा जा सकता था? सवाल बनता है कि क्या नौजवान सिर्फ एक सियासी ब्रांड के जरिए तरक्की हासिल करेंगे? अब सेहत की तरफ आ जाएं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम्स, हुकूमत ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम पर 98 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। 98 अरब रुपए। क्या पंजाब के अंदर तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं? क्या रूरल हेल्थ यूनिट्स सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं? अगर नहीं तो फिर इस ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत थी? अगर नहीं तो लोगों की बाप दादा की वक्फ की गई ज़मीन के ऊपर एक सियासी शख्सियत का नाम लिखा जाना, क्या जहां दिहाइयों से लोग अपनी जेब से लोगों का इलाज करा रहे हैं, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं? राजनपुर के अंदर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, नूर शाह में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, करोड़ में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, हर जगह एक ही नाम, हर जगह एक ही नाम की ब्रांडिंग, हर जगह एक ही शख्सियत को ये हुकूमत के बजट, हुकूमत के फंड लगाकर उसको पहिए लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये ब्रांडिंग नहीं चलेगी। ब्रांड सिर्फ एक है और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। क्या सेहत अवाम का क्या सेहत अवाम का हक नहीं है? क्या हर क्लिनिक को सियासी शनाख्त देना जरूरी है? अब मैं पूरे बजट की सबसे बड़ी स्कीम की तरफ आता हूं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, कुल लागत 1690 अरब रुपए, 1690 अरब रुपए। ये रकम पंजाब के कई महकमों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से भी ज्यादा है। और हैरत इस बात पर है कि मंसूबा अभी मुकम्मल तौर पर मंजूर भी नहीं हुआ, लेकिन नाम पहले मंजूर हो चुका है। क्या इसे पंजाब मेडिकल डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा जा सकता? इसको लाहौर मेडिकल सिटी नहीं कहा जा सकता? क्या इसको नेशनल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा जा सकता? जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, कुल लागत 749 अरब 20 करोड़। अब तक कितने खर्च हुए हैं? 282 अरब रुपए। सर, आपका क्या ख्याल है, ये इस किस्म के नाम लिखवाकर कैंसर इंस्टीट्यूट्स के आगे आप इमरान अहमद खान न्याजी, जिसने झोली उठाकर पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर सड़क पे जाकर उसने पैसा इकट्ठा करके शौकत खानम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसने अपनी जेब से दी, जो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट उसने जो दी, अपना हेल्थ सर्विसेज दी, आप उसका मुकाबला कर सकेंगे?
मैं पूछता हूं, पार्क अवाम के हैं या सियासी खानदानों के? असल मसला क्या है? असल मसला एक स्कीम नहीं, असल मसला एक सोच का है। एक स्कूल का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, एक क्लिनिक का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, एक पार्क का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, एक प्रोग्राम का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, एक स्पोर्ट्स सिटी का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, एक मेडिकल सिटी का नाम सियासी शख्सियत के ऊपर, हॉस्पिटल का नाम सियासी शख्सियत खानदान के ऊपर। तो आप ये इस मुल्क को किधर लेकर जा रहे हैं? लोग आपकी इन होची हरकतों की वजह से आप समझते हैं कि शायद लोग आप ये नाम लिखवा देंगे, आप ये नाम लिखवा देंगे तो आप क्या समझते हैं कि शायद इससे कोई आपकी नेक नामी होगी? बिलीव यू मी, आप लोग इन नाम लिखवा कर उल्टा अवाम की निगाहों में अपने नामों को और गिरा रहे हैं, और बुरे तरीके से गिरा रहे हैं। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि कल कोई और हुकूमत आ जाए और वो भी यही रास्ता इख्तियार करे, तो हर आने वाली हुकूमत अपने नाम के स्कूलों के अपने नाम के ऊपर स्कूलों के नाम रख ले, अपने नाम के ऊपर अपना अस्पतालों के नाम रख ले, अपने नाम के ऊपर पार्कों के नाम रख लें। आज अवाम उसके साथ है जिसकी नीयत साफ है। आज इमरान खान के साथ अवाम क्यों है कि उसने इवन हेल्थ कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीर लगाने से मना कर दिया। आज इमरान खान के साथ अवाम इसलिए है कि जो अखबार में इश्तिहार छपता था उसके अंदर इमरान खान की तस्वीर नहीं होती थी। वो काम करने में बिलीव करता है, आप छुपा नहीं सकते। आप लोग इस टाइम आपके मेरे से ज्यादा समझदार होशियार हैं, उनको प्रिसाइसली पता है कि कौन सियासी ड्रामागिरी कर रहा है और कौन हकीकत मबनों के अंदर हकीकत पर मबनी अवाम की खिदमत कर रहा है। हम इस बजट के तरक्याती मंसूबों की मुखालफत नहीं करते, हम इस बात की मुखालफत ज़रूर करते हैं कि अवाम से कि टैक्स से बनने वाले इदारे अवाम की बजाय शख्सियात की तशहीर का ज़रिया ना बने। मैं इस अवाम से मुतालबा करता हूँ कि सरकारी मंसूबों को, सरकारी जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सियासी लोगों के नामों से आज़ाद कराया जाए, इदारों को इदारे रहने दिया जाए, पंजाब के वसाइल पंजाब की आवाम के नाम पर खर्च हों। हम बतौर अपोजिशन इस बजट दस्तावेज को अवाम दुश्मन और मुआशी तौर पर नाकिस करार देते हैं। हम मुतालबा करते हैं इन तमाम अधूरे मंसूबों के फंड्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, टोकन फंड का ये मजाक बंद किया जाए, पिछले सालों के गैर इस्तेमाल शुदा और लैप्स होने वाले फंड्स का मुकम्मल ऑडिट किया जाए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव एन ऑडिट, ताकि पता चले कि जो फंड्स लैप्स हुए हैं वो आपने किस मद से उठाकर किस मद में डाले हैं और किस तरीके से आपने अपनी लग्जरी और अपने लग्जरी आइटम्स के लिए उनको इस्तेमाल किया है। जनाब स्पीकर, मैं एंड में आपको ये कहना चाहूंगा कि बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन में होता है, पर असेंबली के अंदर भी एक पार्लिमानी बजट जो ऑनलाइन चेक हो सके उसका एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, ताकि आपको एज अ स्पीकर, एज अ मेंबर्स, हमारे तक लाइव डाटा हमारे तक पहुंचे कि क्या एलोकेट हुआ और कितना उसमें से काम मुकम्मल हुआ, किस रफ्तार से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे जवाबदेह हम हैं अपनी आवाम के सामने, जवाबदेह हम हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आगे, जवाबदेह हम हैं पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम के सामने। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि खुदारा इस अवाम के मेंबरान भी और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट भी खुदा के लिए
इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करें और हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब को हॉस्पिटल के अंदर अपनी फैमिली की मौजूदगी के अंदर उनके ट्रीटमेंट के लिए कहा जाए, उनको लेकर आया जाए उनकी फैमिली की मौजूदगी के अंदर, और ताकि इस मुल्क के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ सके। इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान नियाजी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू सर।